H का इंडक्टिव इफेक्ट कितना होता है? तो मोर sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर माइनस आई। जितने ज्यादा ऑक्सीजन लगेंगे उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? या हम ये भी बोल सकते हैं मोर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इसमें ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, चाहे वो न्यूट्रल हो सारे, चाहे वो सारे पॉजिटिव चार्ज हो। 4-5 वेरिएबल हो तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो जितने sp3 कार्बन होंगे उतनी ज्यादा उसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस साई इफेक्ट जो होता है ना, उसका आइसोटोप का प्लस साई इफेक्ट ज्यादा होगा। इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बॉन्ड ऐसे बनेगा जैसे H डॉट और C डॉट ऐसे कोलाइड किया, C डॉट H डॉट कोलाइड किया, एक C डॉट D डॉट कोलाइड किया। तो इन दोनों में से वाइब्रेशन ज्यादा किसका होगा? H का होगा कि D का होगा? दूसरा बताओ, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। जब इंडक्टिव इफेक्ट लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज होते हैं क्या? मतलब मेरा कहने मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है क्या? कि पहले सबसे पहले डायरेक्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। पुराने जमाने नहीं देखे हो कि भाई किसकी मसल ज़्यादा है, ये इस टाइप से ना। तो पहले एक मिनट वॉर की बात कर लें फिर आगे चलेंगे, ठीक है? तो पहले वॉर कैसे होते थे कि भाई है ना, अच्छा खाओ पियो और मसल्स होते नहीं। पुराने ज़माने वॉर नहीं देखते, वो ऐसे ढाल बना के तलवार से लड़ते थे ना। उसके पहले लकड़ी से होती थी, फिर लकड़ी फिर डेवलपमेंट हुआ, फिर मेटल का पता चला तो मेटल से उन लोगों ने तलवार बना ली या चाकू बना ली, उससे वॉर होती थी और हज़ारों सालों तक वैसे ही चली। फिर धीरे धीरे वो गन आ गया, क्या बोलते हैं वो गन पाउडर, क्या बोलते हैं उसको, डायनामाइट वगैरह, ये आ गए, उससे होने लगी है ना कि भाई एक दूसरे बॉम्ब फेंको, है ना भाई, तलवार से तो एक ही आदमी जाएगा, बॉम्ब फेंको 10-15 एक साथ निपट जाएंगे ऐसे। फिर गन आ गई, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 में गन थी, वो गन से होता था। फिर ऑटोमेटिक मशीन गन आने लग गई कि एक साथ 20-25 को निपटाना है ना। तो धीरे धीरे लेकिन अब ज़माना एकदम बदल गया। अब वॉर कैसे हो रहा है? अब हो रहा है टेक्नोलॉजी से। जैसे इनका इजराइल का चल रहा है ना अभी, तो इजराइल और ईरान का तो बॉर्डर ही नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच में तो 2000 किलोमीटर का फासला है। तो वहाँ वॉर कैसे हो रहा है? बाई एयर, है ना। तो बाई एयर में जिसके पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है वो, मतलब इंडिया यहाँ है और अपन थर्ड कंट्री पे मान लो अटैक कर रहे हैं, है ना। तो जो टेक्नोलॉजिकल वाइज सुपर है इजराइल, मतलब यूएसए, है ना, इजराइल तो यूएसए सपोर्टेड है ना पूरा। तो ऐसे थोड़ी वो न्यूज़पेपर में थोड़ी देंगे हमने इसको टेक्नोलॉजी दी, वो तो बैक में बहुत कुछ चलता होगा। तो जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर है वो वॉर को जीत रहा है, वो कंट्रोल, इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर कैसे बनते हैं? जब वहाँ के लोग अच्छी टेक्नोलॉजी बनाते हैं। और अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे बनती है? जब अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। और अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए हर कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन पढ़ना चाहता है ना, उसके लिए फिर जैसे आईआईटी, एनआईटी, बिट्स में जाने के लिए उसके लिए क्या करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोचिंग तो एक टूल है, मेन तो मेहनत है भाई, है ना। और बहुत मेहनत करने के लिए कोचिंग में जाना पड़ता है। और कोचिंग में जाने के लिए कोटा भी जा सकते हो, है ना। और कोटा में और आईआईटी कोचिंग में अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा कोचिंग कौन सा, वाइब्रेंट कोचिंग। तो हम बेसिकली देश को सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लो। F-35 विमान आता है, वो फाइटर जेट है, आया था ना यूएसए का ना, F-15, 16, 17। तो F-35 इतना पावरफुल है कि वो जब उड़ता है ना, तो मतलब आपका जो रेडार सिस्टम है उसके अंदर पता है क्या दिखता है? उसके अंदर एक डॉट दिखता है। मतलब आपको जैसे एक चिड़िया उड़ रही है और वो रेडार में कैसे दिखेगी, वैसे ही वो F-35 दिखता है, क्योंकि उसके अंदर जो कोटिंग कर रखी है, उसको जो रिफ्लेक्ट करने की टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। भाई होता है ना टेक्नोलॉजी, भाई यूएसए वगैरह डेवलप कर रखा होगा, 10-15 साल आगे चल रहे होंगे, वो थोड़ी बताएंगे आपको। जब अपन बताएंगे उसके आगे, वो स्पेस पे काम कर रहे हैं, अभी हम अर्थ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी है। अब वो इजराइल क्या करता है कि उसको उड़ाना होता है, कि इंटेलिजेंस खबर मिलती है कि भाई इस बिल्डिंग में 4 आदमी उड़ाने हैं, तो अपना F-35 भेजता है। वो रेडार पे देखते रहते हैं कि भाई दिख रहा है, कोई आ रहा है, वो दिखेगा चिड़िया आई, फिर देखे चिड़िया आई, फिर देखे अच्छा कबूतर आया, अच्छा ये आया। आदमी बोर हो जाता देखते देखते, फिर पता चला ये 5वां कबूतर नहीं था, ये तो F-35 था। तो बॉम्ब गिरने के बाद पता चलता है कि F-35 था। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होता है। बात समझ गया तुम? तो अपने को अच्छा, मतलब इंजीनियर बन रहे हो ना तुम लोग, तो सुपीरियर बनना है एकदम।
एक चीज़ ऐसी बनानी है ज़बरदस्त, ठीक है। और अभी इजराइल एक स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल का नाम सुना है? ये जो लड़ाई होती है, लड़ाई उनकी हो रही है, इकोनॉमी हमारी ख़राब हो रही है, क्योंकि हमारा बहुत सारा माल ईरान से आता है, तेल आता है ना, 20% तेल अपना ईरान से आता है ना, और वो स्विस कैनाल के थ्रू आता है। जैसे ही वॉर होता है वो स्विस कैनाल डिस्टर्ब होती है, तो उसके थ्रू नहीं आगे, फिर वो पूरा अफ्रीका का एक चक्कर लगा के आता है यूरोप से। या हमको मान लो यूरोप में कुछ बेचना है, इंग्लैंड में कुछ बेचना है, या जर्मनी में कुछ बेचना है, तो यहाँ जाएंगे पूरा ऐसे अफ्रीका का चक्कर लगा के, तो हमारी वो कॉस्टिंग कौन देगा भाई? आप इतना लंबा हज़ारों किलोमीटर, 3-4 हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा चक्कर लगाओगे, तो उसमें तेल भी लगेगा, मैन पावर लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, अगर अलग गवर्नमेंट से क्रॉस करोगे तो आपकी चीज़ महंगी हो जाएगी, तो आपकी चीज़ कोई खरीदेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? हमारा हो गया। तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी में ये होता है कि लड़ाई कहीं होती है, इफेक्ट किसी और पे हो जाता है। बात समझ में आई तुम्हारे? इसलिए अपने को मैन पावर, कई लोगों के कंट्री में मैन पावर की दिक्कत है, अपने यहाँ तो मतलब जहाँ नज़र डालो वहाँ मैन पावर ही मैन पावर है बस, और टेक्नोलॉजी और अपने को अच्छी बनानी है। तो स्विस कैनाल के पहले इजराइल एक प्लान बना रहा है, उसने एक 250 किलोमीटर का एक नया कैनाल बनाने की ट्राई कर रहा है। वो पूरा होता हुआ रेड सी से अंदर जाएगा, वहाँ से 250 किलोमीटर का कैनाल होगा, उसके सराउंडिंग में सिटीज़ होगी, है ना, होटल्स होंगे, पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। उसको बनाने के लिए उसको $55 बिलियन चाहिए, है ना, और 3 लाख इंजीनियर्स लगेंगे उसमें, और वो कम से कम 50-55 तो न्यूक्लियर ब्लास्ट करेगा, तब जाके वो 5-6 साल में बनेगी। वो 15 साल से बना रहा है, 15 साल से उसने ब्लूप्रिंट बनाया अभी, तो अब वो वर्क करेगा उस पर। तो मतलब अगर उसने बना लिया तो एक पैरेलल एक और कैनाल बन गई, तो आप और सुपीरियर हो गए। तो आप जब पावर होता है ना, ताकत होती है ना आदमी के पास, कंट्री के पास, तो फिर कई इकोनॉमिक डिसीजन भी ले पाता है ना। जैसे हमारा अपन बहुत ज़बरदस्त पावरफुल हो जाए, अभी मान लो अपन तो पाकिस्तान से जूझ रहे हैं ना, पाकिस्तान जूझ क्या रहे हैं, पाकिस्तान तो नीचे है काफ़ी, तो अभी अपना ये डिफरेंस है ना, वो मतलब आप लोग को डिस्टर्ब तो करता ही है ना, वो पड़ोसी गड़बड़ तो डिस्टर्ब करता है। अब मान लो अपन सुपीरियर ऐसे हो जाए, सुपीरियरिटी अपनी इतनी अच्छी हो जाए मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिक वाइज, तो वो अपने को डिस्टर्ब नहीं करेगा फिर। तो अपने को मतलब कद बढ़ाना पड़ेगा। एक तो तरीका होता है कि रोज़ अपन उसके साथ मारपीट करें, है ना, कि भाई तुम ये करो, उसको चाटा लगाएं जाके, है ना, तो फिर आप रोज़ चाटे लगाओगे, फिर आपको खुद का भी तो देखना है यार। तो मेरी फिलॉसफी है कि आप उसको छोड़ दो, आप खुद का कद इतना बढ़ाओ कि उसका कद वैसे ही छोटा हो जाए। उसका कद छोटा करने की कोशिश मत करो। और कद कब बढ़ता है कंट्री का? जब कंट्री के पास इकोनॉमिक पावरफुल होती है। और इकोनॉमी कब पावरफुल होती है? जब वहाँ के लोग पैसा कमाते हैं। और वहाँ के लोग पैसा कब कमाते हैं? जो वो अच्छे बिजनेस करते हैं, अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी बनाते हैं, है ना, इंजीनियर्स अच्छे होते हैं, अच्छे MBA IIM वगैरह से करते हैं, है ना, और अच्छा IIM अच्छा IIT से, मतलब समझ रहे हो। अल्टीमेटली तुम देश जब पैसा कमाओगे तो ये मत सोचना कि मेरे लिए कमा रहे हो। तुम पैसा कमा के गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, तुम कंट्री को बहुत बेनिफिट कर रहे हो। तो देश को बेनिफिट करने के लिए सिर्फ गोली चलानी जरूरी नहीं है, वो एक अलग पार्ट है ना। आप पैसा कमाओ, है ना, और देश के कंट्रीब्यूशन में उसमें ऑटोमेटिक ईमानदारी से कमाओ, लूट खसोट मत करो। किसान ने कहा कि पैसा कमाओ, क्या आज तो लूट ही लेते हैं 2-4 को, समझ गए तुम। तो तुम पढ़ रहे हो, अच्छा काम करो। और मेरे को बड़ा दुख होता है IIT NIT बिट्स बड़े मतलब इतनी मेहनत करनी IIT जैसे संस्थान में जाने के लिए, उसके बाद जाके जीवन भर नौकरी करनी, तो ये मेरे को बहुत दुख होता है यार। नौकरी करने के लिए लाखों बच्चे और भी हैं बेचारे। अब जो तुम तो 1 लाख में आते हो, जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो, 15 लाख बच्चे तैयारी कर रहे होंगे अभी, है ना। जो नीचे है, मीडियम वाले हैं, जो तैयारी कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो नौकरी ढूंढ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अपन IIT NIT बिट्स बड़े संस्थान में पढ़ रहे हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं। नौकरी ढूंढने में कोई बुराई नहीं, नौकरी करने में कोई बुराई नहीं, कुछ टाइम तक करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जीवन भर हम उसी रेस में लग गए कि ये नौकरी, ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5, उसका क्या मतलब है यार? है या नहीं? तो तुमको कुछ अलग भी तो बनाना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद नौकरी, सीखने के लिए नौकरी करो, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें आगे जाके कुछ करना चाहिए। बात समझ में आई तुम्हारे? और चीज़ें ऐसे नहीं बनेगी एकदम से। पहले आपको बैक साइड माइंड में एक चीज़ सेट करनी पड़ेगी, यार मुझे ये करना है, ऐसी चीज़ सोचनी पड़ेगी जो आज के टाइम में किसी को बता दोगे ना तो हंसेगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचो कि यार मुझे बड़े आगे जाके यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है, 8,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, इंडिया में रह के ही बनानी है फॉर एग्जांपल। तो आपने अभी किसी को बोल दिया, तो फिर आप
जोक बन जाओगे, है ना। जो बड़ा एम है ना, फाइनल एम है, वो बताना नहीं है किसी को, वो अंतरात्मा में रखना है ना, अंदर रखो। फिर तुम देखना उसके बारे में सोचते भी रहो थोड़ा बहुत, है ना। फिर तुम देखना धीरे 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 तुमको उस तरीके से हर चीज़ होने लगेगी। तुमको वैसे लोग मिलने लगेंगे कि यार मेरे साथ ये भी एक आ सकता है ना। या आपको आईएएस बनना है तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऑटोमेटिक आपको रास्ते मिलते रहेंगे। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा उस पर एफर्ट लगाने पड़ेंगे, समझे तुम। तो पहले तो हमको सोचना होता है, फिर हमको थोड़ा थोड़ा करना होता है। ये तुम लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम 1 लाख में आते हो। बात समझ में आई तुम्हारे? ठीक है। तो बड़ा सोचना है और शांत अंदर सोचना है। पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। पता होता ही तो गड़बड़ हो जाती है। पता होता ही नेगेटिव एनर्जी पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो जाती है या कुछ और शुरू हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे एम बताया करो कि आज ये कर रहा हूँ, कल वो कर रहा हूँ। अल्टीमेटली लाइफ का एम क्या है, वो अंतरात्मा में होना चाहिए और वो पूरा हो जाएगा बिल्कुल। उसको बोलो, अकेले में बोलो कि जैसे मान लो आईएएस बन रहा हो तो फील किया करो कि मैं आईएएस बन रहा हूँ, है ना। मेरा ऑफिस है बहुत बड़ा, मेरी गाड़ी है, मैं जा रहा हूँ, मेरे गाड़ी के ऊपर रेड लाइट घूम रही है, मैं घर गया तो पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए आ गए। कि वो होता है ना, एक बड़ा आदमी बनता है तो ऑब्वियसली थोड़ा होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा इमेजिन किया करो ऐसे। तो पता है मैं पूरे आयरन मैन की ट्रेनिंग पता है क्या इमेजिन करता हूँ, कि बस सामने वो आयरन मैन का फिनिशिंग गेट लगा हुआ है। वो इतनी एनर्जी देता है मेरे को कि चाहे मैं कितना ही थका हुआ हूँ फिर से एनर्जी आ जाती है। सिर्फ मैं वो सोचता रहता हूँ कि यार बस ऐसा मोमेंट होगा कि उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँगा, कंप्लीट हो रहा होगा। तो वो मोमेंट बहुत एनर्जी देता है। तो मैंने प्रैक्टिकली फील किया है इन चीज़ों को। समझ गया भाई? ठीक है। अब लिखो। तो डीपी कितनी बना के लाए? चलो ये वाला क्वेश्चंस किया आपने, ये लिखे ही नहीं है तुमने? तो तुम्हें क्या लगा मतलब कोई किसी और के लिए लिखे? चलो अब इनको लिखो और बनाओ। इन सब क्वेश्चंस को लिखो और बनाओ। आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। वैसे माइनस आई इफेक्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये दोनों नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट तीनों नोट करो ये।
नोट कर लिए तीनों? अब नेक्स्ट ये तीनों लिखो। हो गए तीनों? अब ये तीनों ट्राई लिखो और आंसर लिखो। हो गए? सबने ट्राई कर लिए? सारे डिस्कस करा इनको? चलो पहले का बताओ, पहले का क्या आंसर रहेगा? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना इसका। पहले अपने को है ना डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है तो वहीं पे अपना आंसर आ जाएगा ना। तो अपन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन से देख लेंगे। इसकी sp हाइब्रिडाइज, इसकी sp2 और इसके sp3। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ हमारा? sp। इसका माइनस आई ज़्यादा होगा, sp3 का माइनस आई कम होगा। ये बात समझे आप? ठीक है, फर्स्ट एटम को देखना है पहले। अच्छा बी में क्या आंसर रहेगा? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा ना, कोई ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। समझ गए भाई? ये फ्री वैलेंसी मतलब ये किसी कॉमन ग्रुप से लगे हुए हैं ना। जैसे फ्री वैलेंसी तो हो सकता है यहाँ पे कोई R लगा है तो वो इसके लिए भी R लगा होगा, इसके पे R लगा होगा, इस पे भी R लगा होगा। रिमेनिंग आर कांस्टेंट। सी में बताओ। सी में भी देखो पहला एटम अपना सेम है ना, sp2 sp2। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना? डी में बताओ पहले कौन आएगा? F, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव F है ना। कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी F की? 4। फिर FOH और फिर कौन आएगा? मिथाइल। ये बनाया आपने। ई में बताओ क्या आएगा? ई में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है ना। sp, ये क्या हो रहा है? sp2 और ये क्या हो रहा है? sp3। तो मोर एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना? ये आंसर है सबके। एफ का बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा ना एफ का। वही अपन पहला एटम देखेंगे, sp हाइब्रिडाइज, और ये क्या है हमारा? sp2। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा माइनस आई। जी बताओ।
क्या इक्वल कहेंगे इसको? इक्वल तो दो मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होने का मतलब समझ रहे हो? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही होना चाहिए, तभी हो सकता है ऐसा। तो इनमें चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है? इसमें पहला कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, इसका वो सेम ही कार्बन sp2 है। फिर नेक्स्ट कार्बन क्या है? sp2, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है। फिर नेक्स्ट एटम क्या है? यहां पे लगा है H, है ना, और यहां पे क्या लगा है? sp2 कार्बन। याद है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए एडिटिव इफेक्ट, समझ गए? तो H का इंडक्टिव इफेक्ट कितना होता है? 0। और जबकि यहां पे आगे sp2 एटम लगे है ना, तो मोर sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर माइनस आई, क्योंकि H 0 है जबकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है। तो मोर नंबर ऑफ sp2 कार्बन, जैसे हम बोलते हैं ना मोर कार्बन मोर प्लस आई, मोर sp3 कार्बन मोर प्लस आई, वैसे अपन बोल सकते हैं मोर sp2 कार्बन मोर इज माइनस आई इफेक्ट। समझे भाई? H का बताओ। H में जितने ज्यादा ऑक्सीजन लगेंगे उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? बढ़ जाएगी ना। तो ये मोर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या हम ये भी बोल सकते हैं मोर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो भी माइनस ही बढ़ जाएगा। समझे भाई? चलो आई में बताओ। डिक्रीजिंग है ना, ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। OH SH SCH। ये J में बताओ। डिक्रीजिंग, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल में कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव में भी वही रहेगी ना, यानी ये भी हमारे ग्रुप में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। K में बताओ क्या होगा? सेम ग्रुप में डिक्रीजिंग। और इसी की जगह अगर मैं न्यूट्रल लेता OH और SH, तब क्या होगा बताओ? OH। जो न्यूट्रल का डिफरेंस है वो पॉजिटिव का भी सेम ही रहेगा। समझे आप? यानी इसमें ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, चाहे वो न्यूट्रल हो सारे, चाहे वो सारे पॉजिटिव चार्ज हो। चलो अब एक चीज देखो, हम है ना एग्जैक्टली पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मतलब 4-5 वेरिएबल हो तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे एक सिंपल ये ऑर्डर है जो अपने को याद रखना है। देखो एक बार बताओ, जो नेगेटिव चार्ज होंगे ना, नेगेटिव मतलब वो क्या होंगे? डोनर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले एटम होते हैं वो अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो पॉजिटिव वाले कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? स्ट्रॉन्ग माइनस आई। नेगेटिव वाले कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? स्ट्रॉन्ग प्लस आई। तो पहले प्लस आई का ऑर्डर देखो। पहले हम नेगेटिव चार्ज को लेंगे, फिर जितनी कार्बन की डिग्री बढ़ती जा रही है, जैसे ये 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 2 लगे हैं, यहाँ पे 1 लगा है या मिथाइल लगा है, तो जितने sp3 कार्बन होंगे उतनी ज्यादा उसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। मैं तुमको ये ऑर्डर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नेगेटिव वालों को आगे रखो, फिर आप जैसे मतलब यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो मोर sp3 कार्बन मोर प्लस आई। अब जो D है हमारा, वो D इसमें लास्ट में है, मतलब D लास्ट में। पहले हम इस ऑर्डर की बात करते हैं ना, D लास्ट में। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है ना, प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो होगा D इज ग्रेटर देन H। यानी किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? D मतलब ड्यूटेरियम आइसोटोप, उसका आइसोटोप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आइसोटोप में डिफरेंस क्या होता है? एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है ना, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक CH है और एक हमारे पास CD है, ठीक है, बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड ऐसे बनता है इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन से, C डॉट H डॉट का कॉलिजन, C डॉट D डॉट का कॉलिजन। जब ये कोलाइड करते हैं ना, बॉन्ड बनता है। और डिफरेंस है इनका एटॉमिक मास का। तो इन दोनों में हैवियर आइसोटोप कौन सा है? ड्यूटेरियम हैवियर है, ठीक है। तो मैं लिख दूं कि ये हैवियर आइसोटोप है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। बॉन्ड ऐसे बनेगा जैसे H डॉट और C डॉट ऐसे कोलाइड किया, जैसे उनके ऑर्बिटल होंगे वो आगे ओवरलैप करते हैं, ऐसे तो बॉन्ड बनता है ना। तो C डॉट H डॉट कोलाइड किया,
एक सी डॉट डी डॉट कोलाइड किया, दोनों में फर्क है एटॉमिक मास का, है ना। तो जैसे मान लो ये एच कोलाइड किया, एच वाइब्रेट करते रहते ऐसे, तो ये आके ऐसे कॉलिजन करेगा। तो इन दोनों में से वाइब्रेशन ज्यादा किसका होगा, एच का होगा डी का होगा, एच का होगा। डी का वाइब्रेशन क्या होगा, कम। तो इफेक्टिव कॉलिजन किसके होंगे, एच के या डी के। जैसे ये सी डॉट है, ये एच डॉट है, ये कोलाइड किया, एच हल्का है, वो ज्यादा ऐसे वाइब्रेट करता है, तो उसके कॉलिजन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो हैवियर होगा ना उसी जगह पे रहेगा ऐसे, वो लेस वाइब्रेट करेगा, तो उसके कॉलिजन होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हमें क्या करना है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ऐसे बॉन्ड बनाना है ना। तो ये बात समझ में आई। तो इफेक्टिव कॉलिजन उसका होगा जो कि हैवियर होगा। अब ये बताओ कि अगर इफेक्टिव कॉलिजन हुआ, है ना, तो बॉन्ड वीक बनेगा कि बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, स्ट्रांग बनेगा ना। जितना इफेक्ट, मान लो बॉन्ड बनाने के लिए कोलाइड होना चाहिए, अगर मान लो वो वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे समझो ये एच ऐसे जा रहा है, तो हमारा सी डॉट ऐसे गया, एच से मिला ही नहीं, और मिला ही नहीं तो कॉलिजन नहीं हुआ, तो बॉन्ड ही नहीं बना, तो वीकर बॉन्ड बना ना। एक है कि वो सी डॉट वहां गया, इफेक्टिव कॉलिजन हुआ, स्ट्रांग बॉन्ड बना। तो ये इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रांग बॉन्ड। अब बताओ स्ट्रांग बॉन्ड बनने का मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी ना। बॉन्ड लेंथ ज्यादा कब होती है, तो वीकर बॉन्ड होता है, लंबा होगा टूट जाएगा आराम से, वीकर बॉन्ड होगा। तो स्ट्रांग बॉन्ड मतलब लेस बॉन्ड लेंथ। ये बात समझ में आई। अब लेस बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हो रहा है कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो रिलेटिवली उस बॉन्ड के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। भाई दो इलेक्ट्रॉन है, एक मतलब लेस बॉन्ड लेंथ में, एक मोर बॉन्ड लेंथ में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है, लेस बॉन्ड लेंथ में होगी ना। तो लेस बॉन्ड लेंथ वाले में होगी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आप ये बताओ, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इसका प्लस साइन इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, प्लस साइन ज्यादा हो जाएगा उसका, थोड़ा सा प्लस साइन बढ़ जाएगा, किससे, एच से। ये फर्क पड़ेगा सिर्फ आइसोटोप्स के लिए। मैंने सारा एक्सप्लेन किस बेसिस पे किया, उसके एटॉमिक मास पे किया। मतलब दोनों में एटॉमिक मास का फर्क था, एक भारी है डी, इफेक्टिव कॉलिजन किया, इफेक्टिव कॉलिजन मतलब बॉन्ड स्ट्रांग बना है, स्ट्रांग मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिच होने का मतलब उसका प्लस इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है फॉर आइसोटोप्स, समझे आप। तो पहले आप प्लस इफेक्ट का ऑर्डर लिखो, लिखो ऑर्डर ऑफ प्लस इफेक्ट, और ये ऑर्डर अपने को याद रखना है। तो अपने को भूलना क्या है, अगर ये ऑर्डर याद रखना है तो अपने को भूलना क्या है, इलेक्शन में क्या हुआ वो सब नहीं सोचना है अपने को, समझ गए भाई। पहले लिखो ऑर्डर ऑफ प्लस साइन, फिर नीचे माइनस आई वाला ऑर्डर भी लिखो। माइनस आई देखो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम एक वेरिएबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मल्टी वेरिएशन वेरिएबल है तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसे होगा, इसलिए हमको ये ऑर्डर याद रखना होगा। द सोर्स ऑफ द ऑर्डर इज जेरी मार्च, ये जेरी मार्च बुक में दे रखा है, वहां से मैंने लिया है। टॉम एंड जेरी नहीं है, जेरी मार्च। आज मैंने टेलीग्राम में एक क्वेश्चन डाला था कि हु इज़ द रिचेस्ट मैन इन कोचिंग इंडस्ट्री, उसमें ना मैंने अपना नाम भी ऐड कर लिया था। बहुत खुशी हुई मुझे कि मुझे 19% लोगों ने वोट करके रिचेस्ट मैन बोला। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने वोट किया। भाई आज बोला है तो कल हो भी जाएंगे। तो आपको पता है कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे रिचेस्ट टीचर को, सबसे महंगा, मतलब महंगा क्या, पैसे वाला आदमी कौन है, नंबर 1 पे कौन है? पहले थे बाइजू रविंदर। बाइजू रविंदर एक टाइम में
22 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई थी उनकी, 1 लाख करोड़ की। 22 बिलियन 1 लाख थोड़ी ज़्यादा हुए ना यार, 1,60,000 करोड़ में तो उनका 15-20% भी है तो 30-32 हज़ार करोड़ के हो गए थे। फिर 50 बिलियन पे जाने वाले थे वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। तो कौन है रिचेस्ट आदमी अभी? या एलन ब्रदर्स, महेश्वरी बंधु, वो भी रिचेस्ट नहीं है। अभी सबसे रिचेस्ट आदमी है PW वाले अलक पांडे। ही इज द रिचेस्ट पर्सन राइट नाउ। वैसे 3-4 साल से है वो, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा रिचेस्ट है। अभी उनकी कंपनी की वैल्यूएशन है $2.8 बिलियन। $2.8 बिलियन समझे? और उनके और प्रतीक महेश्वरी के पास, दोनों पास मिला के 75% ऑफ द कंपनी उन्हीं के पास है। तो अंदाज लगाए तो 40% कंपनी उनके पास है, 30-40% तो होगी। तो 2.8 बिलियन कितने हुए? 16 और 8 24, 20,000 करोड़ मान लें रफली। तो राइट नाउ ही इज द रिचेस्ट पर्सन। अनअकैडमी नहीं है अभी, अनअकैडमी वाले नहीं, अनअकैडमी में बहुत सारे फंड दे हो चुके हैं और उनकी वैल्यूएशन भी पहले कम है, 2 बिलियन थी उनकी। तो मेरे हिसाब से अभी अब उनकी वैल्यूएशन क्या है वो पता नहीं चल रही, अभी 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ ना, और स्टेक कम है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के राउंड हो चुके हैं उनके। तो अभी पांडे जी सबसे पैसे वाले हैं अभी, मैंने 3-4 साल से हैं वो, पहले राउंड कोविड से पैसे वाले हैं। बहुत खुशी की बात है कि टीचर के पास भी इतने सारे पैसे। यार तो मेरे को कहीं लालची तो नहीं समझ रहे, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। ऑर्डर लिख लिया भाई? आगे बढ़े। मतलब ये वैसे याद नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एक वेरिएबल के आधार पर निकाल सकते हैं। आप तो रफली बस यही याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना, इनके इंडक्टिव इफेक्ट हाईएस्ट होते हैं। और वैसे ऑर्डर ध्यान भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। एक ये लिख लो, प्लस सा इफेक्ट ऑफ डी इज ग्रेटर देन प्लस सा इफेक्ट ऑफ एच। कैसे हो सचमित? ठीक हो? कल एक सचमित एक पॉडकास्ट वाले आए थे, वो मेरे को एक सवाल पूछ रहे थे, बोले कि यार सबसे बड़ा मिथ क्या है IIT JEE के अंदर? तो तुम बताओ मैंने उनको क्या आंसर किया होगा। तो लोगों का मिथ है कि यार IIT JEE ऐसा होता है, क्या मिथ है? मैंने कहा ये सबसे बड़ा मिथ जो अभी 4-5 सालों में फैल गया है कि IIT JEE आसान है, कि JEE आसान है। ये सबसे बड़ा मिथ है तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, आगे और बढ़िया समझ में आएगा। जब एक बार हाथ पांव कांपने लग जाए, जबान लड़खड़ाने लग जाए, है ना,
ऐसे लगे कि मेरे को बीपी बढ़ रही है, मुझे कुछ, मैंने क्या किया, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे से, तो समझ लेना तैयारी हो रही है। ज़बान लड़खड़ा नहीं रही है, हाथ पांव काँप नहीं रहे हैं, डर लग नहीं रहा है, तो समझ लेना जेई नहीं है, कुछ और हो रहा है। ऐसा 90% लोगों के साथ होता है। जैसे ये सिम्टम आए, सही जा रहे हैं कि मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं, पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं, खाता ही नहीं खुल पा रहा है, सही जा रहे हैं। मतलब भाई खाता नहीं खुल पा रहा, 2 रीज़न है। एक तो खोलना ही नहीं चाह रहे हैं, एक थक गए हैं खोल खोल के, खुल ही नहीं रहा है खाता, बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो जितना आगे बढ़ोगे ना उतना आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो समझ लेना सही तैयारी हो रही है। समझ गए? ज़्यादा बेचैनी हो तो रूम से बाहर जाके वॉक कर लिया करो, बाहर जाके दूसरे लोगों को देखा करो, ठेले वालों को देख लिया करो कि यार बेचारा सुबह से बैठा है, इसका ज़्यादा केले बिके ही नहीं है यार, ये भी तो टेंशन में है ना। ऑटो वालों को देख लिया, बेचारा ऑटो वाला कब से बैठा है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मैं तो ठीक हूँ यार। समझे तुम? आगे बढ़े। वैसे फोटो कैसी लगी यार? सही लग रही है ना यार। मैं सोच रहा हूँ यार बाल थोड़ा ट्रांसप्लांट करवा लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो वाइट वाला है ना, थोड़ी ब्लैक ब्लैक करवा लूँ, क्या बोलते हो? मैंने किया था यार, मैंने बीच में एक बार 2 साल पहले किया था, लेकिन जब रनिंग वगैरह करते हैं ना, इतना पसीना आता है कि वो सब निकल जाता है बाहर। फिर मैं छोड़ो यार, रोज़ लगाओ। एक तो उसको, मेरे को 2-3 काम बहुत बुरे लगते हैं। एक तो बाल कटवाने तो भगवान ने ले ही लिए आधे से ज़्यादा, है ना। दूसरा डाई वाई का प्रोसेस बहुत खतरनाक है यार। तो मैंने ट्राई किया 2-4 बार, फिर मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी गया। मैंने कहा यहाँ पे थोड़े से लग जाएं तो काम अच्छा हो जाएगा। यहाँ मतलब फ्रंट व्यू है ना, पीछे भी है वैसे तो मैं गया जयपुर है ना यहाँ पे, तो मेरा ब्रदर डॉक्टर है ना, तो उसके मिलने वाले का एक क्लिनिक था, तो वो फेमस है काफ़ी, ठीक है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बाल लगा दो, तो बोले कितने? मैं कहा आप क्या तोल से लगाते हो, कैसे लगाते हो? बोले नंबर से लगाते हैं, फुल लगा दो, ठीक है। तो बोले कि वो प्रोसेस क्या रहेगा? मैं आप बताओ क्या प्रोसेस रहेगा? उन्होंने कहा मैं ना ऐसे है ना, यहाँ पे आपके वो बाल निकालेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे इंजेक्शन डालेंगे, फिर ऐसे रोप करेंगे, फिर आपको सीधा लेट के रहना है 4-5 दिन, और फिर ऐसे सनलाइट नहीं जाना है। पता नहीं प्रोसेस बताने लगे मेरे को तो हल्का सा डर लगा यार, मेरी बॉडी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, मतलब सही नहीं है। तो मैंने कहा कोई साइड इफ़ेक्ट कि यार वो मैं नहीं बता सकता, बॉडी टू बॉडी वेरिएबल होता है। अच्छा, मैंने कहा बाल लगाओगे वो लगे रहेंगे, इसकी गारंटी कि वो भी नहीं बता सकता, वो बॉडी टू बॉडी होता है, ठीक है। तो मैं क्या आप क्या बता सकते हो? कि मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ पैसे कितने लगेंगे। तब मुझे समझ में आया है कि भाई डॉक्टर को खुद को ही पता नहीं है, ठीक है। तो मैं बाहर ऐड में तो बहुत कुछ लिखा है कि ऐड की बात छोड़ो, वो मेरा भाई के एज के थे ना, बोला भैया ऐड को तो छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूँ सुन लो। तो मैं कहा ऐड में तो गारंटीड 100% लिखा है। वो लिखा है, उससे क्या होता है? कोई गिनता थोड़ी है कि इतने उड़ गए, हमें पता ही नहीं कि कितने बाल रहेंगे नहीं रहेंगे। तो मैं क्या आप क्या रिकमेंड करते हो? क्या रिकमेंड यही करता हूँ कि मत लगाओ। मैंने कहा मैं आपकी बात सुन के वैसे ही नहीं लगाने वाला था, तुम कह रहे थे ना ड्रिल करोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, और तुम्हें पता ही नहीं कि ड्रिल करने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। तो भाई साहब मैंने तो लगवाया नहीं। फिर डाई वाई लगाई, फिर डाई वो वैसे ही पानी से निकल जाती है रनिंग में। मैं छोड़ो यार, जैसा है कब तक खुद को मतलब आर्टिफिशियली ढक के रहेंगे, ठीक है ना। कोई मान लो फिल्म एक्टर होते हैं तो समझ में आता है भाई अपना जॉब है अच्छा दिखना। अब सलमान खान इनके पता नहीं कितने ट्रांसप्लांट हो रखे हैं, इनका तो जॉब है ना। अब वो थोड़ी सलमान खान मेरे जैसे आ जाएगा आधे बाल वाले, तो देखेगा थोड़ी, सबके ट्रांसप्लांट हो रखे हैं इनके यहाँ मतलब स्किन वाले पता नहीं क्या क्या होता है इनके, है ना। तो ये बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो मैंने ये सीखा उनसे कि बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे हैं वैसे सही है। आप गोरे हो बहुत अच्छी बात है, सांवले हो और भी अच्छी बात है, कृष्ण भगवान के हो, थोड़े सांवले से कम सांवले हो बहुत अच्छे हो आप, ठीक है। हाइट 6 फीट है एक्सीलेंट है, 5.5 है और भी अच्छी है ना। वेट कम है, सीट में बैठ पाओगे आराम से। वेट ज़्यादा है तो मसल अच्छे हैं, तो जो है ना उसमें अपनी अच्छा ही ढूंढ लो आप। ऐसा ना ये आजकल है ना, ये ऐड वैड दे के चक्कर मत आ जाना। कई ऐड आते हैं कि आपके लिप्स शानदार करते हैं। वो एक एक्ट्रेस थी वो चाइना में, वो ऐड के चक्कर में आ गई कि आपके लिप्स शानदार, उसके इंजेक्शन लगाया, लिप्स तो साइड में हो गए उसके दोनों। हॉरिबल इफेक्ट होते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा केमिकल नहीं है जो बॉडी के ऊपर मतलब इम्पैक्ट नहीं करता जरूर है, वो रुक के करता है,
इसलिए कोई बेखावे में नहीं आना है, बॉडी को अपने को सही रखना है, माइंड को सही रखना है। बात समझ में आई तुम्हारे? चलो, अरे पवन ये रिकॉर्डिंग से हटवा देना है बाल वाला। चलो अब ये क्वेश्चंस करो, एक बार रिवाइज करें। पिछली बार मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ना भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ भी तो पोलराइज होता है वैसे। दूसरा बताओ, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ट्रू है ना भाई। तीसरा बताओ, इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंजेस इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जब इंडक्टिव इफेक्ट लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज होते हैं क्या? मतलब मेरा कहना है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है क्या? नहीं होती ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं होते हैं, ये भी ट्रू है। अब बताओ, इट इज ए एडिटिव इफेक्ट। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रू। ऑल ट्रू है। इसमें ये वाला स्टेटमेंट ऐड कर लो, इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंजेस इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। मींस हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड थोड़ा सा क्या होता है, पोलराइज। समझ रहे हो सचमित? मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैं मम्मी बाल लगवाने हैं। मम्मी बोला अरे लक्की होते हैं जिनके बाल उड़ जाते हैं, आगे जाके रिच बनते हैं वो। मैंने वो वाला स्टेटमेंट रख लिया। तो ये समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है इंडक्टिव इफेक्ट में? कोई चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक ऑर्बिटल में चेंजेस नहीं आते हैं। औरंगाबाद समझ गए? आगे बढ़े, बस ये वाला स्टेटमेंट अपने को ऐड करना है। चलो अब ये नेक्स्ट आओ, अब एक छोटा सा क्विज करते हैं। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा तुमको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो शुरू हो जाओ। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 15 सेकंड से 20 सेकंड मिलेंगे। पढ़ लो और आंसर लिखो। फर्स्ट का आंसर आ गया? क्या आएगा बताओ? फर्स्ट का बी आएगा ना, अभी हमने किया था सेम सवाल। सेकंड का ए है बी? ए, ये सेम सवाल किया था अभी हमने। थर्ड का ए आएगा कि बी आएगा? ए, सेम सवाल किया था अभी हमने। फोर्थ का बोलो, बी आएगा ना, अभी हमने सेम सवाल किया था। फिफ्थ का ए आएगा कि बी आएगा? बोलो, बी आएगा ना भाई। ये कौन बोला? अभी कराया था मैंने सेम। सिक्स्थ का बताओ क्या आएगा? बी आएगा ए आएगा? बोलो भाई, सबको बोलना है आंसर, ऐसा नहीं कि आंसर आने के बाद यही सोचा था मैंने। ए या बी? ए कितने लोगों का आंसर है और बी कितने लोगों का है? ये अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि पहले सबसे पहले डायरेक्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। पहला एटम को देखना है sp और sp2, तो इसका इंडक्टिव ज्यादा हुआ ना भाई, तो बी आएगा। समझ गया भाई? सेवंथ का बताओ।
ए आएगा कि बी आएगा? ए आएगा। इसका अभी मैंने रीजन बताया था आपको। क्या बताया था? मोर नंबर ऑफ sp2। वो कब देखना है? क्योंकि ये भी sp2 था और ये भी sp2 था, वो कॉमन हो गया तो फिर नेक्स्ट देखा था, है ना? ऐसे ही किया था हमने। और यहां पे क्यों नहीं देखा हमने? क्योंकि पहला sp है और दूसरा पहला ही एटम क्या है? sp2। समझ गए? चलो अब ये ट्राई करो। ये पुराना डेटाबेस में से कुछ क्वेश्चन निकाले मैं, पुराने बच्चों ने दिए ना OMR में, उन्होंने क्या आंसर दिया वो वाले। मैंने सारे क्वेश्चन निकाले कि पुराने जो भी बच्चे रहे ना, जिनकी भी रैंक वैंक आई, उन्होंने क्या आंसर दिए। तुम पहले आंसर लिखो अपना, सोचो, मन में सोच लो, बोलेगा नहीं कोई, और कॉपी में लिख लेना आंसर। एक सी ऑप्शन भी कर लेते हैं इसका, नन। चलो क्या आंसर है इसका? बी या ए? किसका इफेक्ट पूछा है? फिनाइल का। तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई। तो फिनाइल क्या लगाएगा? माइनस आई। ऐसे ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? कीटोन, माइनस आई। तो फिनाइल क्या लगाएगा? प्लस आई। तो आंसर क्या रहा? बी। बी रहा ना भाई। उसने पूछा फिनाइल का क्या इफेक्ट होगा। कितने लोगों ने बी लगाया? कितने लोगों ने ए लगाया? अरे यार, तो मतलब वैसा वो होता ना, सरकार जिसकी पार्टी की आती है ना, सब लोग उसी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं कि हम तो आपके साथ ही तो थे। चलो, इन्होंने टॉपर ने क्या आंसर लगाया वो लास्ट में देखेंगे। 8th का बताओ। ए या बी? ए। ये तो हमने कहा था जब तक सूरज चांद रहेगा इंडक्टिव तेरा नाम रहेगा। ये गलत हो गया ना, पोलराइजेशन एक ही तरफ होता है ना उसका। चलो अब 9th आ जाओ। आंसर सोच लो अपना, और अगर तुम्हें मन में कंफ्यूजन हो रहा है, मन में आंसर बदल रहा है बार बार, तो लिख लो एक बार ये आंसर है। बोलो आंसर क्या आएगा बताओ? बी आएगा ना। एक तो नेगेटिव के प्लस साइन ज्यादा होते हैं, और नेगेटिव में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का प्लस साइन और ज्यादा होगा ना। तो मैंने आपको O माइनस से ऑर्डर बताया था, लेकिन अगर उससे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है तो और ज्यादा प्लस साइन होगा, है ना। C माइनस ग्रेटर देन N माइनस ग्रेटर देन O माइनस। ठीक है, सही हो? स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, बस ये आपको बताना है। बोलो ए का आंसर क्या है? CH3 सोर्स माइनस आई इफेक्ट। ये तो फॉल्स हो गया ना। फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि ये तो प्लस आई, और वैसे भी एक स्टेटमेंट दिया था मैंने आपको कि sp3 कार्बन के प्लस आई होते हैं एक्सेप्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। बी बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? ये तो ट्रू हुआ ना, sp2 के बाद ऑक्सीजन लगा है। अगर C डबल बॉन्ड और रिंग से लगा है ना, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा एक्सेप्ट CO2 माइनस। CO2 माइनस के अलावा कोई भी C डबल बॉन्ड वो लगाओ, क्योंकि वो कार्बन के बाद ऑक्सीजन लगा है, यहाँ कार्बन लगा है, तो इसका माइनस आई होगा। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड सबके माइनस आई होंगे। समझ गए भाई? 11 बताओ। Which of the following substitute not electron withdrawing?
मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होना चाहिए, यानी क्या नहीं होना चाहिए, माइनस आई नहीं होना चाहिए। तो ये बी हुआ ना भाई, क्योंकि ये प्लस आई शो कर रहा है। अब 12th में एक एक मॉलिक्यूल को देखना है आपको, मतलब इनका डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए। तो आप तो ट्रू फॉल्स बताओ। पहले ए को देखो, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाया है ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है फॉल्स है? कितने लोग इसको ट्रू बोल रहे हैं, कितने लोग फॉल्स बोल रहे हैं, और कितने लोग नो कमेंट्स आंसर के हिसाब से डिसाइड करेंगे? अपना स्टैंड तुम ले लो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर अभी आपको मैंने बताया था कि सी डबल बॉन्ड हो, अभी 2 मिनट पहले ही बताया कि सी डबल बॉन्ड अगर रिंग से लगा होगा ना, बेंजीन से भी लगा हो तो माइनस आई शो करेगा एक्सेप्ट CO2 माइनस। तो अभी हमने ऑर्डर लिखा था ना प्लस आई का, उसमें ऑर्डर क्या था, O माइनस CO2 माइनस फिर क्या था 3 डिग्री कार्बन, यही था ना। तो ये जो पूरा है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा चाहे वो sp3 से लगाओ। इसका मतलब ये जो है ये ट्रू है, ये सही लगा है। अब बी वाला बताओ, ट्रू है फॉल्स है? ये तो फॉल्स हुआ ना, सी डबल बॉन्ड ओ मतलब सी के बाद ऑक्सीजन लगा तो माइनस आई है ना, तो ये ऐसे होना चाहिए था ना। ये समझे भाई? 13 बताओ, 13 का तो ए है, ठीक है। 14 बताओ, अरे बातचीत में लग गए। 14 का क्या होगा बताओ? ये होगा ना भाई, पहले F होगा, F इज ग्रेटर देन O, सही है ना? हाँ ये उल्टा हो गया ना, यानी F फिर O फिर N। हाँ इसमें ये वाला गलत हो रहा है ना। 15 बताओ, देख लो नोट्स में, अभी जस्ट लिखा ही है तुमने 5-7 दिन पहले ही, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। क्या होगा बताओ? बी है ना। देखो साइनाइड sp वाला पहले आएगा, sp2 वाला बाद में आएगा। चलो कैलकुलेट द मार्क ग्रुप विच शोज प्लस आई इफेक्ट। इंटीजर है, 8 में से कितने प्लस आई शो कर रहे हैं? क्या रहेगा बताओ? इसमें थोड़ा सा ना एक चीज तुमने पढ़ी हुई नहीं है, तुम्हें ये पॉजिटिव चार्ज की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है। ये जो कार्बोकैटायन है ना, इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ एड ऑन। अब अपना आंसर सोचो आप। बोलो। चलो फर्स्ट का आंसर क्या है? ये माइनस आई शो कर रहा है कि प्लस आई? माइनस आई। सी डबल बॉन्ड हो माइनस आई शो करते हैं एक्सेप्ट CO2 माइनस।
अदरवाइज एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर कुछ भी लगाओ न्यूट्रल सब माइनस आई शो करेंगे। सेकंड माइनस आई एक्सेप्ट CO2 माइनस, है ना। थर्ड प्लस आई। फोर्थ नो इंडक्टिव, ऑल आर sp3, एल्केन में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। फिफ्थ प्लस आई और सिक्स्थ प्लस आई हो गया ना, क्योंकि ये sp2 और ये sp3 है, प्लस आई। वैसे हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एक्सेप्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्लस आई लगाएगा वो। अच्छा, सेवंथ नो इंडक्टिव, क्या हुआ इसका, माइनस आई। तो आंसर कितना आया, 3 आया ना भाई। कौन से 3 आए, 3, 3, 5, 6, ठीक है ना। इसमें से एक कैटायन वाला था, बाकी तो आप कर सकते थे। अब आपको बताना है इसमें कौन कौन माइनस आई शो कर रहा है। डिस्कस नहीं करना है, IIT एग्जाम इंडिविजुअल है, कोई टीम मैच थोड़ी है कि पूरी टीम जीतेगी, एक एक जीतेगा। क्यों पूरा डिस्कस करेंगे, मतलब अपन कोई टीम वाला मैच थोड़ी खेल रहे हैं यार। सोच लिया क्या रहा आंसर, 5 आया। पहले का क्या आया, प्लस आई, इसका क्या आया, माइनस आई, इसका प्लस आई। वो CD3 लगा और अच्छा प्लस आई हुआ ना, CH3 का प्लस आई होता है, CD3 का और बेटर प्लस आई होगा। फोर्थ का माइनस आई, माइनस आई। इसमें कार्बोनाइन का क्या है वो हमको पता नहीं, यहाँ पे पता चल गया ना, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। सिक्स का बताओ, सिक्स का माइनस आई हुआ है ना इसका, ये sp हाइब्रिडाइज है और ये sp2 है, तो ये हो गया माइनस आई। सेवंथ का माइनस आई नहीं है, सेवंथ का माइनस आई नहीं है, ये गलत कर दिया तुमने। तो क्या है बताओ, प्लस आई भी नहीं है ना, ये माइनस आई है ना ये प्लस आई है, क्या है ये है हमारा स्ट्रॉन्ग माइनस आई। आपको क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज के माइनस आई कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, पावरफुल, है ना, ये ध्यान रखना है। तो आंसर कितना रहा भाई, नेट आंसर रहा 5। इसका आंसर सोचो, या तुम्हारे टेबल पे वैसे वो कौन बनेगा करोड़पति लगे होने चाहिए यार भाई। कौन सा आंसर है, क्लिक किया एकदम समरी बन के आ जाए। ये ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे क्या करते हैं पता ही नहीं होता है। हर बच्चा पढ़ रहा होता है, हर बच्चा कुछ कर रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या कर रहा है उनको पता ही नहीं होता है। जबकि जो भी काम करे वो रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब डिजिटली रिकॉर्ड हो जाए ना, कि 50 सवाल लगाए, 10 गलत किए, 20 में ये गलती की, वो डेटा आ जाए तो बहुत शानदार रहेगा। लेकिन क्या है कि बच्चों के हाथ में स्किन आ जाएगी, फिर दूसरा डेटा चालू हो जाएगा, ये भी ड्रॉबैक है। क्लासरूम में लगे होने चाहिए यार, क्या बोलते हो तुम? चाहे 10-20 लाख फीस ले लो, लेकिन वो क्लास में लगा दो। अब क्या बोलते हो यार, तुम कोचिंग की फीस में मतलब सोचते हो, इससे तो हजारों करोड़ के आदमी बनना है तुमको। अब मान लो तुमने गलत कोचिंग सेलेक्ट कर ली,
20-25 हज़ार रुपये के चक्कर में, है ना। तो गलत तैयारी हो गई, गलत तैयारी तो नहीं हुई, लेस इफेक्टिव, ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए। तो ब्रांच मिलनी थी कंप्यूटर साइंस, मिल गई सिविल। फिर 4 साल फिर मेहनत की वहाँ पे। आजकल तो आईआईटी में ब्रांच चेंज भी बंद कर दिया है, बंद कर दिया, पता है तुम्हें अभी से। वो बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो बच्चा बेचारा इतनी मेहनत करके तो आईआईटी में घुसता है और वहाँ जाके नई दौड़ स्टार्ट हो जाती है, ब्रांच चेंज। तो अभी बहुत सारा आईआईटी ने ब्रांच चेंज बंद कर दी है, भाई आपकी जो ब्रांच है वही रहेगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है, नहीं तो ये वैसे ही इतना एग्जॉस्टिव तैयारी है, ऊपर जाके फिर डबल एग्जॉस्टिव। तो वहाँ पे कुछ केस हो गए थे तो उन्होंने बंद कर दिया। बात समझ में आई तुम्हारे? अब वो कहाँ गया बच्चा? सिविल। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस वाले 2-3 बच्चों ने साथ मिलके बढ़िया फ्लिपकार्ट जैसा बनाया, तो वो तो हो गया 8-10 हज़ार करोड़ के। सिविल वाले ने भी कहीं नौकरी की, नवेदा वगैरह सारा वगैरह में कहीं पे 10-20-50 लाख रुपए की नौकरी कर ली उसने, वो भी कमाया। वो ज़िंदगी भर वो डिफरेंस कभी मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका सर्किल ही बदल गया है। तो ये कोचिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी वो होती है जिसमें बेस्ट मिलना चाहिए, चाहे हमको 1 रुपये के 1 लाख रुपए देने पड़े। जैसे हमारे मदर फादर तो कर्जा लेके पढ़ाते थे, है ना। मैं देखता हूँ आजकल, है ना, मतलब लोग है ना आजकल, ये 20 हज़ार रुपये कम कर दो, 10 हज़ार कम कर दो, मतलब कोचिंग जो हो गया ना, वो कोई पढ़ाई की तो बात ही नहीं करता है। पढ़ाई तो सेकेंडरी है, पहले बात करता है फीस कितनी है, यहाँ पे वो डाउट वाले टीचर कितने हैं, लैब कितनी है, वो कितनी है, वो कितनी है। वो है ना, आदमी दौड़ने जा रहा है तो पता है क्या बात कर रहा है, ये ट्रैक कैसा है, मिट्टी कितनी है, हवा का डायरेक्शन कैसा है। अरे पाँव मजबूत होंगे तो हवा सब साइड में हो जाएगी एकदम। प्रैक्टिस वैसी होनी चाहिए ना। कोर्स होता है ना, कोर्स अंदर बीटेक में चले गए, वहाँ कोई कोर्स है, अपन सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, वहाँ कंप्रोमाइज़ चल जाता है। लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम है, आईआईटी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमको फीस ज़्यादा देनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन में पैसे में दिमाग लगाना है। छोटी सी गलती जीवन में क्या कर सकती है उसका अंदाज़ा नहीं है। अब मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, देखना ना हम जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं वहाँ बेस्ट कहाँ मिल रहा है, दुनिया में कहाँ मिल रहा है ना, बेस्ट किताब कौन सी है, बेस्ट टीचर कौन से हैं, बेस्ट रिसोर्सेज कहाँ हैं, और मतलब कैसे मेरे को मिल सकता है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बात समझ में आई तुम्हारे? तो इतने किसान लोग हैं, सुना नहीं तुम, कितने लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, खेत बेचते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? उनको पता है कि ये पढ़ गया, सही जगह पहुंच गया तो सब कुछ कंपनसेट हो जाएगा, आने वाले टाइम में उसकी सैलरी इतनी होगी खेत में, तो तब वापस खरीद लेगा, प्रॉपर्टी फिर बन जाएगी। तो एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है। अभी मेरे को ना एक शॉपकीपर बता रहा था कि आजकल कोटा के अंदर नोटबुक सेल जो होती है ना, वो कम हो गई है। मतलब पहले जैसे हो रही थी 15 लाख नोटबुक सेल हो रही थी, अभी 12 लाख हो रही है। एक तो थोड़े बच्चे कम हुए उसका इफेक्ट है, लेकिन ओवरऑल उसका ये कहना था कि है ना, मतलब बच्चे बहुत कम आते हैं भाई नोटबुक लेके। मेरे को कम इसलिए आते हैं, वो लिखते ही कम है ना भाई। आप जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आपको पिक्चर क्लियर नहीं समझ में आएगी। आप चाहे कितना ही देख लो, कुछ भी कर लो, आपको लिखना होगा और खुद लिखना होगा। एक तो होता है दोस्त ने लिखा, आपने देख लिया, वो तो नोटबुक आपने वो रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो आप, लेकिन आपको सब्जेक्ट में खुद ही लिखना पड़ेगा। तो अपनी राइटिंग हैबिट भी खूब अच्छी होनी चाहिए। अभी तो लिखना है, फिर आगे कॉलेज में भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं लिखना है, फिर ज़िंदगी भर आराम से डिजिटल रहोगे एकदम। तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब बताओ 18 में से 18 में आंसर क्या रहा आपका? कितने लोगों का 2 आंसर है? सबको आंसर देना है? अच्छा, बाकी लोगों का क्या आंसर है? 3 कितने लोगों का आंसर है? और 4-5 वाले? अच्छा, ये नहीं। चलो, नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ? जिसका डाइपोल 0 होगा, है ना, कोई भी चार्जेस जनरेट नहीं होने। इसमें तो पोलरिटी आएगी ना, इसमें तो ये तो नॉन पोलर नहीं हुआ, ये तो कैसा हुआ हमारा? पोलर। इसमें सारे sp3 कार्बन है, मतलब नॉन पोलर। पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, नेट डाइपोल वैल्यू आनी चाहिए उसकी। इसमें ये sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें भी पार्शियल पोलरिटी आएगी। इसमें नॉन पोलर, एल्केन आर नॉन पोलर, ये तो अपन स्टेटमेंट दे सकते हैं। ट्रांस टू ब्यूटीन, अच्छा ट्रांस क्या होता है ये तुमको पता होगा थोड़ा बहुत। तो ये जो ऑपोजिट साइड लगे होते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांस। तो ये ट्रांस, सेम साइड लगते हैं, सिस ऑपोजिट जो लगते हैं वो ट्रांस।
तो ये sp2 एटम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी इसका डाइपोल इस तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ वेक्टर होता है उसका, ऐसे इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ वेक्टर ऐसे होगा। तो नेट डाइपोल जीरो होगा या नॉन जीरो होगा बताओ? इसका डाइपोल होगा जीरो, यानी ये भी कैसा हुआ हमारा? नॉन पोलर। और यही वैलेंसी अगर सेम साइड में होती, मिथाइल अगर ये ऊपर होता, सिस होता ऐसे, तो अब बताओ ये पोलर होता कि बताओ ये नॉन पोलर होता? ये सेम साइड वाले को क्या बोलते हैं, सिस या ट्रांस? इसको बोलते हैं सिस। ये अपन ज्योमेट्रिकल में पढ़ेंगे। इसका देखो डाइपोल इधर है, इसका वेक्टर इधर है, तो नेट रिजल्टेंट आएगा इसका, समझे आप? तो इसका आंसर कितना रहा भाई नेट? आंसर इस 3। लिखो इसको। ये अपन ज्योमेट्रिकल में पढ़ेंगे, थोड़ा पहले आ गया सवाल ये ऑपोजिट साइड वाले को क्या नाम दिया था अपन ने? ट्रांस। अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा तो अपन एक काम कर सकते हैं, अपन डेटाबेस से निकाल लेंगे कि भाई इन सवालों के आंसर जो टॉप 10 में बच्चा है उन्होंने क्या दिए, 100 वालों ने क्या दिए, 500 वालों ने क्या दिए, 1000 वालों ने क्या दिए, क्योंकि पिछले 5-7 साल का डेटा तो है अपने पास पूरा। उसके पहले वाले में ऑफलाइन डेटा है, 19 के बाद का तो सारा डेटा है, जब से एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ। जैसे अपूर्व के भाई ने क्या किया इस एग्ज़ाम में, ये डेटा भी होगा। अपूर्व भाई है तुम्हारा? छोटे भाई का नहीं बता पाएंगे अपूर्व यार। ये बता सकते हैं अपूर्व नाम के बच्चों ने क्या क्या किया। हमारी राशि तो सेम हुई ना यार, राशि समझे तुम? तो इसका मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, है ना? तो आपको सारे एग्जाम्पल डायरेक्ट नोट्स में लिखने हैं। नोट्स अच्छे से अच्छे बनाना है, क्योंकि यही अगले साल रिवाइज करना है, यही याद रहेगा। 1.5 साल बाद याद नहीं रहेगा क्या पढ़ाया था। जो नोट्स लेने हैं उनको टाइम के लिए रिवाइज करना है, सब बढ़िया रहेगा। ये कौन सा मंथ है अभी? सितंबर। हाँ, तो अगला अक्टूबर भी आएगा, उसके बाद अगला माह मई भी आएगा। मतलब कितने महीने हैं तुम्हारे पास? 3 और 5 8 और 12 20 महीने। 20 महीने बाद तुमको याद रखना है कि ये क्या क्या हुआ था। डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। माइंड अपना बहुत अच्छा होता है, उसको रेगुलर बेस पे रिवाइज करोगे ना, एकदम अच्छे से याद रहेगा। उसको टाइम टाइम पे रिवीजन चाहिए उसको। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। इंडक्टिव हो गया अपना। तो ये पीडीएफ में शेयर करूँ। अच्छा, टॉपर ने क्या आंसर दिए थे अगली बार बताते हैं आपको, है ना? और फिर टॉपिक खत्म होने के बाद वो करेंगे प्रॉपर, क्योंकि ये जो टॉप रैंकर वाले इनके ज़्यादातर तो सही हैं, इसमें मज़ा ही नहीं आएगा। इनके तो सही हो रहे हैं। आपने वो भी तो ढूंढने हैं कि भाई 100 में आया, 200 में आया और गलत कर दिया। कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाना है, ठीक है ना? चलो मिलते हैं। कुछ लेके आए हो क्या तुम? मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, ऐसा पता नहीं, फीलिंग आ रही है मुझे। इस बार दिवाली पे घर जाओगे ना, तो कंपलसरी कुछ लेके आना है ना? कुछ देने की आदत ही नहीं है तुम्हारी यार, कुछ ना कुछ लाया करो। ठीक है भाई, चलो भाई।